पैसा पैसा ई सब कैसे पैसा कमाए जते वो है कि हाँ देखो ना अर्थशास्त्र। हाँ इतने गरीबी की कहानी, बिहार में गांव-गांव की कहानी। बहुत छोटा चैप्टर रहता है लेकिन बहुत लंबा, बहुत भयंकर टॉपिक होता है। मजा आता होगा पढ़ने में। कौन में पढ़ने तो अब तो आधे घंटा बचले तनका। पहले चैप्टर दिया बिहार के एक गांव की आर्थिक कहानी। आर्थिक, हाँ अब नहीं, अब आर्थिक कहानी जहाँ भी दिया है का मतलब समझ लेना कि अभय की आर्थिक कहानी, यानी कि कोई के पापा 100 रुपया के रोज कमा रहा है और कोई के पापा 1000 के कमाता है, केकर आर्थिक मजबूत हुआ, जो ज्यादा पैसा कमा रहा है ओकर आर्थिक, ठीक ना। इस हम लोग और शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आर्थिक जो कहेगा कि आर्थिक स्थिति खराब है मतलब ओकरा आमदनी कम है, और अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो यही आर्थिक कहानी गाँव के, कि गाँव के लोग कितना पैसा कमाता है कैसे से। परिचय में भारत गाँवों का देश है, क्योंकि भारत में बहुत अधिकतर गाँव है। इन गांवों में आर्थिक गतिविधियां ही हमारे देश तथा राज्य के अधिकांश नागरिकों के जीवन और रहन सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं। और राज्य के गांव कि जे जितना पैसा रहता है ना रहन सहन भी बदल जाता है, ठीक ना। तो रहन सहन गाँव वाले के लोग के पास पैसा कम रहता है तो उसका रहन सहन कुछ अलग रहता है। यहाँ हम बिहार के रामपुर नामक एक गाँव का उदाहरण लेते हैं। वैसी नाम ले लिया, कौन गाँव के नाम रामपुर। इसका उद्देश्य है इस देश के निवासियों के क्रियाकलाप द्वारा छात्रों को उत्पादन के आधारित सिद्धांत के परिचय का, यानी कि उत्पादन की कोई चीज़ कैसे हो, जैसे कि देखो गन्ना का उत्पादन करना, कोई अगर किसान है में से बन करके आगे किसान बनेगा तो कोई चीज़ गेहूं के खाली उत्पादन करेगा, तो इस तरह से। साथ इसके साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी देनी है कि उत्पादन की प्रक्रिया एक गांव की या कस्बा किस प्रकार शहर, राज्य, देश अथवा विश्व अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। कि कोई चीज़ गांव में उत्पादन होता है, फिर वो विकट शहर में जाता है, फिर शहर से कैसे जैसे कोई देश विदेश सब में जाता है। जैसे बिहार की 88.70% आबादी गांव में रहती है। याद रखना, ये पीछे जनगणना के अनुसार से है कि कितना लोग बिहार में गांव में रहते हैं। तो बिहार के कितना लोग गांव में रहते हैं, तो 88%। अब बढ़ गया परसेंटेज के अनुसार से है। इसमें अधिकांश कृषि कार्य संलग्न है। बिहार ये भी जो लिखने के रहता है ना कृषि पर, तो लिखना कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार में अधिकतर लोग कौन काम करता है, तो खेती करता है अभी भी, ठीक ना, किसान। हाँ, नौकरी कम, बिजनेस कम, और सबसे ज़्यादा खेती करता है, ठीक। तो इसमें अधिकांश कृषि कार्यों में संलग्न है, इसकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर लोग अगर अधिकतर जो पैसा जो ज़्यादा कमा रहा है ना, मतलब नॉर्मल जो लोग कमा रहा है सबसे ज़्यादा खेती करके ही कमाता है, कहीं खेती, कोई पशुपालन करके। यही गांव के अन्य छोटे मोटे विनिर्माण उद्योग और तनी मनी विनिर्माण छोटा मोटा उद्योग, जैसे दूध उत्पादन होना, जो पालता है तो दूध कर होबे करता है, वो अपना दूध बेच बेच करके पालन कर रहा है। मुर्गी पालन, कुछ लोग मुर्गी पालन कैले है, कुछ लोग मत्स्य पालन मतलब है मछली पालन, मछली का ही पालन होता है, अपना पोखरी में छोड़ देता है जियोरा अब देता है। परिवहन जैसे कार्य में कुछ लोग परिवहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, गाड़ी चलाना, इस तरह से। तो यहाँ के बिहार के लोग अधिकतर इस तरह के काम करते हैं। इनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करना है जो हमारी आवश्यकताओं का पूरा करता है। और इस तरह के करेगा, किसान फसल उपजाएगा तो हम लोग खाएंगे, ठीक। लोग जानवर को पालेगा तो हम लोग को दूध मिलेगा, मुर्गी पालन करेगा तो लोग को मुर्गा खाने को मिलेगा, मछली पालन तो मछली पालन, परिवहन गाड़ी चलाएगा तब ना कोई सामान एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, ये हम जा सकते हैं, तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु उत्पादन क्रिया को संचालित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन, मानवीय श्रम तथा धन या पूंजी आदि की आवश्यकता होती है। और प्राकृतिक संसाधन या मानवीय श्रम और धन या पूंजी आदि की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी इस तरह के काम करेगा, पहले कोई के मन है कि वो किसान बने के है तो भैंसी खरीदेगा तब ना किसान बनेगा, यही मतलब कि खेती में भी करे तो पहले पैसा की जरूरत पड़ेगा ना, और फिर अपना श्रम लगबे करेगा तो धन पूंजी की जरूरत पड़ता है। बिहार के इस गाँव हाँ, तो पहले पैसा जरूरत पड़ता है। तो ये गाँव के रामपुर के उदाहरण से हम जानते हैं कि प्रयोग के विभिन्न से कैसे। रामपुर के बारे में सुनो, रामपुर कहाँ है, तो उत्तर बिहार का एक संपन्न गाँव है, ठीक। संपन्न मतलब वहाँ पर सब आसानी से सुविधा मिल रहा है। इस गांव की संपन्नता के कई कारण है कि बाढ़ उत्तर बिहार की अस्थायी समस्या है, लेकिन यहाँ गांव बाढ़ में विभाषिक से मुक्त है। संपन्न की मतलब कि वहाँ पर बाढ़ उठ कम आ रहा है, क्योंकि उत्तर बिहार में अस्थायी समस्या है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ कम आ रहा है रामपुर में। क्योंकि अपना सके यहाँ बाढ़ आ रहा है तो देखो कितना लोग गरीब हो जाए, लेकिन खेत डूब गया, खेत रहता है तो अपना सके यहाँ के इलाका क्या होता है, और लोग किसानी करता है तो कितना के खेत तक कट गया तो खेत नहीं। तो यहाँ पर ये जो रामपुर है वहाँ पर बाढ़ मुक्त है, यानी बाढ़ न आता है तो लोग के दिक्कत न होता है। अगर अपना सके अगल बगल में बाढ़ आता है तो हर साल क्या होता है, कितना के लोग क्षति हो जाता है, डूब जाता है, भैंसी उसी गाय, फसल नहीं होगा। हाँ, उस तरह के। तो इस तरह के देखो पानी आए ठीक है, लेकिन बाढ़ के मतलब कि थोड़ा दह गया, जैसे खेत वो वाला बाढ़ अलग है।
विभिन्न प्रकार के कृषि फसलों का उत्पादन करने के साथ यहाँ के कई किसान बागवानी भी करते हैं। देखो कृषि एगो हुआ जे बड़ा भूभाग पर खेती करता है उसका खेती होगा। अब बागवानी के मतलब कि बहुत पेड़ लगैले आम के, कोई बहुत पेड़ अब बेचता है, कोई बहुत सारा लगैले लीची के पेड़, ठीक ना, केले के पेड़, तो ये सब बागवानी हुआ, ठीक ना। अनार के फल फूल लगा रहा है, जानबे कहता है अपना हाजीपुर में बहुत केला के खेती करता है लोग, तो इस तरह से मुजफ्फरपुर में जाकर तो खूब लीची के खेती करता है, ठीक, इस तरह के फेमस है। इस प्रकार बागवानी यहाँ के किसानों का आय का अतिरिक्त स्रोत है, यानी कि कितना लोग जो किसान है आय का मतलब ओकरा आमदनी पैसा कमा कर कहाँ से लाता है, यही बागवानी कर खेती करके आम के अंगूर के, इस तरह से अंगूर तो यहाँ नहीं होता है। रामपुर गांव में स्थित अधिक सुविधाजनक है। यहाँ गांव जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर में लगभग 45 किलोमीटर दूर अवस्थित है। इस गांव से इसका मुख्यालय का नाम क्या है, मुजफ्फरपुर। जैसे हम लोग का वैशाली जिला का मुख्यालय है हाजीपुर में, याद रखना, तो ये मुजफ्फरपुर मुख्यालय है। वहाँ पर ही देखो क्या क्या है, प्रमुख शहर है, व्यापारी केंद्र, यानी कि अपना से गाँव के कुछ लोग बेचता है ना, तो सब्जी मंडी लगता है वहाँ पर ही चकौसन में, ना तो हाजीपुर में जाकर के बेचो, तो वहाँ उसी तरह वहाँ पर ही प्रमुख और व्यापारी केंद्र है। मोतीपुर एक गांव है या कस्बा है जहां प्रखंड कार्यालय भी है। रामपुर गांव से इसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, और रामपुर गांव से 5 किलोमीटर। यहाँ मौसम के लिए उपयुक्त जिला पथ गांव के निकट से कस्बे पर, यानी कि देखो मौसम के अनुसार से जिला पथ यानी कि रोड अच्छा बनाया गया है। जिला मुख्यालय जाने वाला राष्ट्र मार्ग को जोड़ता है। अगर आप भी कोई के सामान लेकर जाके है, केला बेचेंगे, तो हाजीपुर के रोड अच्छा से बनल रहेगा तब ना लेकर जाएगा, तो वहाँ के रोड अच्छा बनल है, जिससे लोग को बेचने में आसानी हो जाता है और अच्छा दाम पर बिकता है, तो लोग वहाँ केला बेच करके, अंगूर बेच करके, अंगूर कह रहे हैं लीची वहाँ के मुजफ्फरपुर लेके जाए जलेबी बेच रहे थे। रामपुर गांव के लिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग का महत्व इस कारण और अधिक हो जाता है, ये जो गांव है से बहुत अच्छा, रामपुर जिला है गांव के नाम मुजफ्फरपुर जिला में। यह सड़क मुजफ्फरपुर को उत्तर प्रदेश या पड़ोसी देश से नेपाल भी जोड़ता है। यही कारण है कि यहाँ गांव की अपेक्षाकृत संपन्न तथा विकास के मुख्य धारा को पृथक है, ठीक। आगे देखो, रामपुर गांव में विभिन्न जातियों एवं समुदाय के लोग लगभग 400 परिवार निवास करते हैं। रामपुर गांव में कितना सब लोग है, 400। इसमें 75 उच्च वर्ग के परिवार का ही गांव है। उच्च वर्ग यानी कि देखो जाति के अनुसार से और पैसा के अनुसार से इतना पर से ज्यादा। अधिकांश कृषि भूमि स्वयं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, अपना जमीन है स्वामित्व का। इनके मकान ईंटे और सीमेंट के बने हैं, यानी कि यहाँ के जो लोग सब है अगर घर ईंटा और मकान के बना हुआ है, ईंटा और सीमेंट से, यानी कि झोपड़ी के। कुछ बड़े किसान का मकान काफ़ी बड़ा है, कितना लोग किसान भी होता है, अगर घर बहुत बड़ा हवेली तरह होता है, बहुत जमींदार जो होता है, बहुत जमीन। गांव के लगभग 1/3 आबादी अति पिछड़े और दलित वर्ग की है, तो 75 गो हो गया, तो 30 यानी कि 1/3 लोग है जो पिछड़ा जाति के है, यानी कि जो पिछड़ा और दलित वर्ग की है, जो मिट्टी के बने मकान और झोपड़ियों में रहते हैं। तो वहाँ के लोग, और कुछ देखो कुछ लोग गरीब है, जेकर पक्का है तो कह देते कि नॉर्मल अमीर वाला है, जो एकदम गरीब है जेकर मकान झोपड़ी से बना हुआ है। और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत इस गांव में बहुत पहले विद्युतीकरण हो गया था। विद्युतीकरण के सबके घर में बिजली है, पोल गड़ायल है, सबके घर में लाइन आयल है। लेकिन रामपुर में बिजली की आपूर्ति बहुत असंतोषजनक था। वस्तुतः बिजली की इसी कमी इस गांव के आर्थिक क्रियाकलाप को संचालन में सबसे बड़ी बाधा कठिनाई है। लेकिन यहाँ पर अच्छा से बिजली न रहता है, सब लोग परेशान है। अधिकांश किसान अपनी भूमि की सिंचाई नलकूपों से करते हैं। नलकूप जो बोर्डिंग होता है ना, चला करके अपने से तेल भर करके, वो वाला कहा जा रहा है। लेकिन बिजली के अभाव में ये नलकूप प्राय डीजल से चलाए जाते हैं। देख लिया, क्योंकि अभी जो जनरेटर वाला है कैसे चलाता है, डीजल से। अगर अभी कई जगह जहाँ पर पोल गड़ा गया है खेत में, तब अभी मोटर से चलता है ना, बिजली से, देखा है कि ना, हाँ ठीक, तो वही बोला है। तो अगर यही बोल रहा है कि बिजली के अभाव, मतलब बिजली न रहे के कारण सब लोग किससे चलाता है, अपना डीजल से, तो अपना नलकूप डीजल से चलाता है, जनरेटर। सिंचाई की लागत बहुत बढ़ जाती है, क्या कि अगर बिजली से चलाता तो पैसा कम खर्चा होगा, आप पेट्रोल डीजल डाल कर चलाएगा तो पैसा बहुत लगता है पानी पटाने खेत में। तो सिंचाई जहाँ लिखल है मतलब समझ ना, पानी पटाना, लागत बहुत बढ़ जाती है। गांव के 2 आटा मिलों का कुछ अन्य उद्योग में चलाते हैं। कुछ लोग आटा चक्की खोल लिए है। पहले जानता था कि अभी सब तरह देख रहा होगा, आटा चक्की अथी से चलता है, बिजली पर। अब पहले के लोग जनरेटर से चलता है, डीजल डाल कर। तो ये बोल रहा है कि कुछ लोग आटा मिलों तथा अन्य छोटे उद्यम चलाते हैं। देखो छोटा छोटा उद्यम, जो छोटा मोटा कारखाना चला है, यानी कि आटा चक्की खोल लिया है, कोई खिलौना बनाने के गए, कोई अचार बनाने के काम कर लिया है, कोई पत्ता वाला आजकल खोल लेता है, सब देखा है ना मंदिर पर गए, तो उससे छोटा उद्योग निकाला। हाँ सब लोग हैं, हाँ खाने वाला, तो उसका छोटा उद्योग कहलाता है, हो गया।
तो वही बोला, तो बिजली हमेशा उपलब्ध न रहता है। इस सब के चले कि सब मशीन से चलता है, मशीन किससे चलेगा? बिजली से। अगर वो गांव में बिजली अच्छा से रहबे ना करेगा तो दिक्कत होगा। गांव में 2 प्राथमिक एवं 1 उच्च विद्यालय है। मान लो अपने गांव में 2 प्राथमिक के समझता है, छोटा एक पहला से जब 8वां प्राथमिक में 5वीं तक के पढ़ाई होता है, उसके बाद 6ठा में जाएगा तो तोरा माध्यमिक में चला जाता है। तो यहाँ पर एगो है, देखो है एक गो है, तो मान लो इधर वाला है प्राथमिक, तू से जो पढ़ रहा है से माध्यमिक वाला, और वह 9वां में चल गया तो उच्च में वाला में। तो इस तरह से कुछ समय पूर्व गांव में कुछ निजी विद्यालय की स्थापना हुई। निजी मतलब प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल तो कितना है? निजी कहा जाता है। हाँ, प्राइवेट को अंग्रेजी में हिंदी में निजी कहा जाता है। स्थापना रामपुर सरकार के द्वारा संचालित यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। स्वास्थ्य केंद्र एक और है अपना मटखनवा पर, ठीक ना, छोटा सा, ठीक। तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बड़का सरकारी हॉस्पिटल महनार में है, ठीक ना। गया है कभी अपना सरकारी हॉस्पिटल में मटखनवा पर? दवाई वाई खांसी उसी के लिए। हाँ, तो वो वाला महनार वाला के तू साइड कह रहा है। कौन ना बोला? कहाँ तू कहे? एगो पोखरा के सरकारी हॉस्पिटल। स्वास्थ्य आंगनबाड़ी है उमिया में। हाँ लिखा ना स्वास्थ्य अथी हाँ वही है। बंद रहता है हमेशा। हाँ, तो वो है सरकारी हॉस्पिटल है, तो लिखो ना प्राथमिक वाला है, और ओकरा से बड़का महनार में हुआ। कोई काम नहीं आ रहा है। हाँ, जो पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे काम अच्छा से नहीं करता है मेन बाजार में। तो इस प्रकार स्पष्ट रामपुर की आर्थिक क्रियाओं में संपादन में सड़क, तो सड़क बहुत जरूरी है ना। अगर हमारा कोई स्वास्थ्य केंद्र पर बने तो सड़क जरूरी है। अगर कोई की उधर चौड़े में जाके तो सड़क अभी चौड़ वाला बन रहा है। बिजली जरूरी है, सिंचाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पढ़ाई और स्वास्थ्य भी केंद्र। तो आवश्यक आधार हुए कि एक गांव में इतना चीज रहेगा तब ना लोग सही से रह पाएगा। बिजली न रहेगा, स्कूल न रहेगा, तो इससे कैसे काम चलेगा? सड़क अच्छा न रहेगा तो इतना आधारभूत जब बहुत जरूरी है। लेकिन यह संरचना बहुत कमजोर और निम्न स्तर की है। कमजोर के मतलब कहीं है कहीं न है, निम्न स्तर। गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क का स्थानीय दैनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मतलब देखो अपन से बगल में जो हाईवे बन रहा है, मतलब कि 4 लाइन बन रहा है, तो ये सब मेन हुआ क्योंकि जोड़ेगा कहाँ तक है? हाजीपुर पटना के जोड़ रहा है, उन्हें जोड़ रहा है। तो इस तरह से शॉर्टकट रास्ता हाँ, तो ये जोड़ने वाला स्थिति, अगर सड़क बहुत पहले पतला था तो बहुत जाम लगता था तो दिक्कत होता था। अगर वो अच्छा बन जाता है, देखो दयनीय स्थिति, यानी कि अभी भी अगर ऐसा है तो वहाँ के गाँव के लोग ऐसे वहाँ पे 4 लाइन होते ना, एगो रास्ता है कि वहाँ जाओ आओ। राष्ट्रीय राजमार्ग की दयनीय स्थिति है और राजमार्ग स्थिति असंतोषजनक है। जहाँ भी असंतोष लिखल है मतलब ठीक ठाक होकर स्थिति न है। संतोषजनक संतोषजनक मतलब वहाँ के रास्ता ठीक है, गाँव के लोग कैसा है अच्छा, वहाँ के सड़क भी ठीक ठाक है, यानी ये लोग तुरंत आ जाते। रामपुर के वही बोला संपूर्ण संपत्ति वहाँ के गाँव के अच्छा से पढ़ाई होता है, अच्छा से बिजली रहता है, अच्छा से डॉक्टर लोग हुआ है, अच्छा के रोड ठीक है, बोला है संपूर्णता। सबसे ज्यादा तो भारत में डॉक्टर है। तथा वाहनों की संख्या की दृष्टि से सड़क की चौड़ाई बहुत कम है। और कई जगह होता है कि वाहन 2 3 गो निकले वाला जगह है, सड़क इतना कि एक बार में 1 गो निकल सकता है। बिजली की आपूर्ति बहुत अनिश्चित एवं अनियमित, यानी देखिए हर समय बिजली न रहता है। जैसे अपने से गाँव में देखता है गर्मी आ जाएगा खूब बिजली कटेगा। यह कृषि तथा ग्राम्य उद्योग में विकास के सबसे बड़ी बाधा है। और कृषि तथा कोई भी खेती करे या गांव के विकास कैसे होगा? लोग अच्छा से कमाए खाएगा तो लोग घर पर घर बनाएगा, गाड़ी 4 चक्का लेगा तो गांव का विकास होगा, अच्छा से पढ़ेगा। लेकिन अगर ये सब बाधा आ जाएगा तो लोग अच्छा से न काम कर पाएगा, गरीब हो जाएगा, तो सब गरीब रह जाएगा, तो गाँव भी गरीब हो जाता है। तो जैसे कोई गांव में यहाँ जहाँ के देखेगा कि सब लोग बहुत अच्छा घर बना ले है, 4 चक्का दूरा पर रख ले, तो कहेगा कि गाँव बहुत अमीर है। और कोई घर गांव में जहाँ जाता है खाली झोपड़िए है तो कहेगा कि गाँव के लोग सब गरीब है। तो गाँव के घर गरीब है यानी कि पूरा गाँव गरीब हो गया। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों का नामांकन बहुत ही कम है। तो प्राथमिक विद्यालय में जो लोग के एडमिशन करवा, नामांकन का अर्थ होता है एडमिशन, तो एडमिशन जो नामांकन दर बहुत कम है। नामांकन यानी कि जो प्राथमिक स्कूल में बच्चा लोग बहुत कम पढ़े जाता है। और गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्र बहुत निम्न है, यानी कि वहाँ अच्छा से देख रेख न होता है। तो सब लोग जानते हैं कहवे के बहुत बंद रहता है। और सेवाओं का स्तर अगर खुललो रहता है तो ठीक से देखने न करता है, देखे जाएगा तो कहेगा कि दवाइए न है, ऐसा स्थिति होता है, बहुत खराब है। रामपुर गांव में उपयुक्त विवरण में हम बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादित क्रियाकलाप का अनुमान लगा सकते हैं। बिहार की आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, ठीक ना। तो बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? किताबे का नाम है अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था इनके लोग कैसे कमा धमा रहा है, यानी कि कैसे जीवन चल रहा है।
तो आधारित है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या 88% भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ग्रामीण गाँव में। इनमें से अधिकांश का उत्पादन क्या करता है, कृषि के करता है, और कृषि के अवन जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। और गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापों में जो लोग कृषि न करता है वो कुछ न कुछ निर्माण करता है, विनिर्माण उद्योग, कोई परिवहन का काम करता है, कोई खुदरा सामान बेचता है। खुदरा सामान में कोई पेठिया बेच रहा है, दुकान में बेच रहा है, पेठिया में साग सब्जी बेच रहा है, तो वो सब खुदरा सामान बेचने वाला हुआ। या घूम घूम करके जो साइकिल पर मोटरसाइकिल वगैरह आजकल बेच रहा है, तो उस सब में हो गया। तो ये सब हमारा स्थिति है। तो ये अगर स्थिति जेकर जहाँ ठीक रहेगा ठीक, जेकर खराब। अब उत्पादन में कुछ लोग अपना घर में कोई चीज़ बना रहा है, कोई टेबल कुर्सी बना रहा है, तो क्या किया, उत्पादन किया। ठीक, कुछ लोग पेड़ा बना करके बेच रहा है, तो पेड़ा का उत्पादन कर रहा है। तो इस तरह का उत्पादन, तो बोला है कि साधारण भाषा में उत्पादन का अर्थ है भौतिक वस्तुओं का निर्माण ले जाना। भौतिक वस्तु है कि जैसे कि अब हम लोग के कॉपी किताब की जरूरत पड़ता है ना, तो कोई ऐसा जगह होता है जहाँ कॉपी बनाता है। पटना में कॉपी बहुत बड़ा में बनता है, ठीक, कॉपी किताब छपाता है, तो वो सब हो सकता है। लेकिन वास्तव में मनुष्य किसी भौतिक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन वह प्रकृतिक द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों का आकार, स्थान, समय, अधिकार परिवर्तन में उन्हें उपयोग बना सकता है। जैसे कि लोग निर्माण न कर सकता है, लेकिन पेड़ से बना है, पेड़ बना तो काट उठ कर चौकी बना दिया, तो हम लोग को टेबल कुर्सी बनाने पर यूज हुआ ना, तो ये उत्पादन हुआ। उपयोगी बना सकता है, उदाहरण के लिए जब एक बढ़ई लकड़ी को काट छांट करके उसे टेबल या कुर्सी बनाता है, तब लकड़ी का उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसी एगो पेड़ था, वगैरह काट उठ कर टेबल बना दिया, टेबल के हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोगिता बढ़ गई। तो यही क्या कहला गया, उत्पादन। कारखाने में उत्पादित कपड़ा किसी भी नई वस्तु का सृजन उदाहरण नहीं है। अब फिर बोला है कारखाना में उत्पादित कपड़ा जो बनता है नई वस्तु का, वास्तव में वो कपास था। कपास के खेती होता है, में रुइया निकलता है, वो रुइया से धागा बनता है, और फिर धागा से क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। लेकिन एगो कपड़ा के खींचेगा तो धागा धागा निकले चल जाता है, तो धागा को तो सब मशीन से बनाता है, तो इससे अधिक उपयोगी बन जाता है। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ है बस उपयोगिता का सृजन करना, नई वस्तुओं का निर्माण करना। सर जी, हाँ, ये रोया रोया कैसे तो उखड़ जाता है जब धागा से बनता है? वो धागे है तो अथी पहले रुइया ना था, तो रुइया निकल ये रहा है। धागा है सर जी, सब चीज धागा से निकल। जीन्स सर ये निकला नहीं जींसों में ना, हाँ? जीन्स में थोड़ा कपड़ा के अलग अलग क्वालिटी है। चलो आपने, सर आयरन मार ले है। अरे बहुत कारण है, अब रहने दो। जी में धागा हो। अरे देखो, एगो व्यक्ति का नाम था, वो पॉलिस्टर वाला है लेकिन अलग ये टाइप धागे का। होगा। हाँ देखो, अल्फ्रेड मार्शल, क्या नाम था, अल्फ्रेड। वो क्या कहा था याद है? बोला है, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल कहे कि मनुष्य पदार्थ नहीं है, वरना उसमें निहित उपयोगिता का निर्माण कर सकता है। फिर भी मनुष्य क्या करता है, उपयोगिताओं का निर्माण करता है, यानी कि उसको जो चीज़ जरूरत पड़ता है वो बना सकता है। जैसे मोबाइल बनाया, लाइट बनाया, ठीक ना, ये सब का बना सकता है। तो उत्पादन, उत्पादन के कारक, कारक के मतलब उत्पादन करने में देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कोई चीज़ बनाने में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है। जैसे सुधा के जितना चीज़ खा रहा है तो उसमें बहुत चीज़ मिला देता है तो बना रहा है। या अगर तोरा घर में जो बिस्कुट आता है वो क्या होता है, हमारे यहाँ से गेहूँ उत्पादन हुआ, वही गेहूँ ले जाता है, उसको धुलैया से आटा बनाता है, उसी आटा को अच्छा से काट कर बना करके बिस्कुट बनाता था। सारा गेहूँ से बना होता है। हॉर्लिक्स जो बना हुआ था गेहूँ के बना होता है, उसी से मैदा बनता है, सूजी बनता है, सब कुछ गेहूं से मेरा सूजी बनता हाँ गेहूँ से। तो यही हॉर्लिक्स भी गेहूँ से बनता है, चोकरो वो गेहूँ से बन रहा है, ठीक। तो वही बोला उत्पादन के कारक, यानी कि कोई चीज़ उत्पादन हुआ था क्या क्या चीज़ से बनना से। आप देखो, तो उत्पादन का उससे मानवीय वस्तुओं को संतुष्टि है। हम अपनी वस्तुओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादन की कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति का समाज की आवश्यकताओं को वस्तुओं की सेवाओं को उत्पादन द्वारा अपनी पूरी करते हैं। रहन सहन का स्तर उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है कि यहाँ कितना उत्पादन है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कई संसाधनों का सहयोग होता है। कि कोई चीज़ बनाने के लिए बहुत चीज़ जरूरत पड़ेगा। अगर बिस्कुटे बनना है तो बहुत सारा मशीन, बिजली, गाड़ी चाहिए ताकि वहाँ पर पानी आ सके, बनकर कहीं जा सके। इन्हें उत्पादन साधन या कारक, इसी को क्या कहा जाता है, उसका साधन। कोई भी वस्तु को उत्पादन में सहयोग देती है तो वह उत्पादन का साधन कहलाएगा। यानी कि कोई चीज़ बन रहा है और क्या बनावे में जे चीज़ की जरूरत पड़ रहा है ना, वो सब क्या कहलाएगा, साधन। यानी उत्पादक का कारक कहलाएगा। तो उत्पादन के 4 प्रमुख साधन है, ठीक ना। क्या क्या, जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। कोई चीज़ उत्पादन करने के लिए 4 गो में, जैसे अगर गेहूं का उत्पादन कर रहा है, चावल का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए 4 गो है, तो बहुत चीज़, लेकिन 4 गो मेन। गेहूं के करे के है तो पहले भूमि रहेगा, तब ना हम गेहूं करेंगे। श्रम,
श्रम का मतलब क्या, तू मेहनत करेगा तब ना कि मजदूरी और सबके भौतिक पूंजी पैसा रहना चाहिए। आ संगठन और उद्यम कि वो अगर बन गया है ओकरा बिकना चाहिए, तो बिके फिर उससे कोई चीज़ निर्माण बने, तो इस तरह से मान सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो 4 गो है। तो पहला भूमि के बारे में, भूमि उत्पादन की पहली आवश्यकता है, कि कोई भी चीज़ उत्पादन के तो जमीन रहेगा तब ना। जमीने पर होता है। कोई अगर कोचिंग खोले, स्कूलों खोले, तो पहले जमीन रहेगा तब ना, तो पहले भूमि रहनी चाहिए। भूमि को उत्पादन का मौलिक साधन कहा लगा कि सबसे मेन यही है। ठीक, कोई फैक्ट्रियों खोलेगा, ये कोई ट्रैक्टरों खरीद कर लगाएगा तो वही ज़मीन पर, मिट्टी काट कर बेच रहा है तो वही वाला पर, ठीक, गेहूं चावल उत्पादन कर रहा है तो वहीं पर ही, कोई गोदाम खोल रहा है तो भूमि पर। तो भूमि का अर्थ जमीन की ऊपरी सतह को लाया जाता है। तो भूमि का अर्थ क्या होता है, जमीन, एक कट्ठा जमीन है। लेकिन अर्थशास्त्र लोग क्या कहते हैं, भूमि शब्द का प्रयोग करते हैं व्यापक रूप से। तो बार बार जहां भी भूमि पड़ेगा तो समझ लेना जमीन। भूमि के अंतर्गत सभी वस्तुएं सम्मिलित होते हैं, जैसे प्राकृतिक में निःशुल्क देने और उनके सहयोग का उत्पादन होता है। जैसे मार्शल शब्द कहा है कि भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, बल्कि उन सभी पदार्थों तथा व्यक्तियों से है जिन्हें प्रकृति से ने भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में मनुष्य की सहायता के लिए निःशुल्क प्रदान किया है। सर्वेश नींद मार रहा है, जाओ जाकर वहाँ पढ़ा देना। जाओ तो दीदी से पूछना कि है जरूरत है ना, तब अगर कहेगी तो वहाँ पढ़ा देना, तब चल आना, पढ़ जाएगा। जाओ चलो सुनो री। तो बोला कि देखो एगो भूमि जरा पास हो गया, उनका पास सब संसाधन हो जाएगा। कौन कौन जरूरी है, देखो भूमि केवल जमीन की ऊपरी सतह नहीं, बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से जिन्हें प्रकृति में भूमि से मिल रहा है। जैसे भूमि अगर ले लेगा तो कहाँ से पानी मिल जाएगा, मिलना जाएगा, वायु वहाँ पर हवा मिल ही जाएगा, प्रकाश मिल ही जाएगा, गर्मी के रूप मनुष्य की सहायता करने के लिए निःशुल्क पता है, सब फ्री मिल जाएगा, कोई पैसा देना पड़ेगा। एक जमीन खरीदा तो अपना बोरिंग करवा लो तो पानी मिल जाएगा, हवा, इस तरह से। इस प्रकार भूमि के अंतर्गत ऊपरी सतह के अलावा खनिज संपदा, जंगल, पहाड़, झील, नदियाँ आदि सभी वस्तुएं आती है। इस सब के अंदर ये सब आता है, क्योंकि उसका नीचे जितना खाने के जमीन लेकर के खाने जा सकता है, मिट्टी काट काट कर बेचते रहे, जिन्हें प्रकृति में निःशुल्क प्रदान किया, जो हमको प्राकृतिक फ्री में दिया। पेड़, पहाड़, अगर जो कोई खेला तो जंगल लगा दिया था, जंगल लकड़ी मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में और साथ में हम समस्त प्राकृतिक उपहारों में भूमि से, यानी कि बोला कि जो प्राकृतिक है हमको उपहार के रूप में बहुत कुछ दिले है नहीं सब। भूमि उत्पादन में इसके लौकिक मौलिक अधिकार, इसीलिए भूमि को मौलिक साधन कहा गया है। मौलिक का मतलब सबसे मेन हो रहा है। देखो अब श्रम, मेहनत, लेबर, उत्पादन के साधनों में श्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। बिना मेहनत के लिए होगा। अब सबके पापा खेती करते हैं तो बिना ठंडों के दिन में पानी पटाओ, आ कितनों गर्मी रहे वो में गेहूँ काटो, तो ये श्रम बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। और कीचड़ के दिन में भी वही काम करो, आ कितनों अति रहेगा, ठंडा वर्षा रहता है तो भैंसी के नहलाना या खाना देना ही पड़ता है। तो श्रम वही हुआ, मेहनत। तो श्रम के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। श्रम नहीं करेगा कोई, खाली गेहूं बो करके चल रहा है, सूतल रहेगा, गेहूं काटे के नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सूखल है। तो श्रम के अंतर्गत सभी मानवीय श्रम आते हैं। जितना मेहनत कर रहा है पानी पटाना कारण, चाहे वो शरीर से हो या मानसिक से हो, मानसिक मतलब दिमागी हालत से हो, कि एक बार खेती करने तो आना चाहिए तब ना खेती करेगा। तो पता चला कि हाले न है, खेत में बाव कर दिया जनेरा, तो हो गया बंजर जमीन। जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता होते हैं। मार्शल के अनुसार श्रम से हमारा अभिप्राय मनुष्य उस शारीरिक या मानसिक प्रयत्न से है जो पूर्ण या आंशिक रूप से किसी लाभ के दृष्टि से किया जाए, न कि किसी कार्य के प्राप्त करने का प्रत्यक्ष आनंद हो। यानी कि वो लोग जो करते हैं श्रम, ताकि कोई ना कोई ओका लोभ हो कि हम खेत में अच्छा से पानी पटाएंगे तो अच्छा से फसल उपजेगा, तो ज़्यादा गेहूँ उपजेगा, तो कोई ना कोई आंशिक रूप से उसके लाभ की दृष्टि से मेहनत करता है। अब भौतिक पूंजी कि खेती करेगा तो पैसा तो लगभे करेगा, तो पैसा पूंजी का जहाँ भी कैपिटल लगेगा तो समझ आना पैसा। तो आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में पूंजी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इसके अभाव में किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। यानी कि आधुनिक उत्पादन हम कर रहे हैं, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिना पैसा के तो ये संभव ही न है। ने 0-0 का लिए है तो वो बना रहा है, वो की कर रहा है, वो बना ही रहा है। पूंजी से हमारा अभिप्राय है भौतिक पूंजी से होती है। भौतिक पूंजी कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की, एगो अंचल पूंजी, एगो चल पूंजी। अब अंचल पूंजी बोले फिक्स कैपिटल,
अस्थायी और टिकाऊ होती है तथा इसका उत्पादन कई बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कारखाने, भवन, मशीन, औजार, किसान का हॉल, ट्रैक्टर। देखो अब कोई खेती करेगा तो ट्रैक्टर रखे के पड़ता है, बैल, किसान औजार, खुरपी, हंसुआ रखे के पड़ेगा ना। तो ऐसा अंचल हुआ फिक्स, यानी कि एक दाग अगर वो खुरपी खरीद कर रख लिया तो बहुत दिन तक के चलेगा। तो ये जो टिकाऊ है, ठीक ना। तो बैल, ट्रैक्टर कुछ रख ले रहता है, किसान कुछ अपना मशीन रख ले है। बैल तो सर मर जाएगा। अच्छा ओकर जो हॉल उल है से मान लो, तब मतलब कितना जल्दी थोड़ी ना खुरपी ना खत्म होगा, 10 साल से मतलब कि लंबा चल रहा है। तो ये सब फिक्स हो रहा है। तो अंचल पूंजी का उदाहरण है। तो वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन में जो लंबी अवधि, कहा है कि जीवन भर का लंबी अवधि तथा अनेक बार प्रयोग हो सकता है, उसको फिक्स कहती है। अब है चल पूंजी। चल के मतलब है लिक्विड, ठीक ना, यानी कि जो बहता रहे, यानी कि आया गया। इसके विपरीत चल पूंजी या कार्यशील पूंजी, जिसके उत्पादन में केवल एक ही बार प्रयोग में किया जा सकता है, जैसे कोई कच्चा माल, जैसे खाद उद डालता है, ऐसे सब मान लो, कोयला, खाद, बीज, दैनिक खर्च पूरा करने के लिए नगद मुद्रा, नगद मतलब कि कैश की तरह पैसा पहले रहेगा तब ना ये सब देगा, कोई के काम करवाते हैं, नगद कैश हुआ। ये सब पूंजी मुद्रा चल पूंजी का उदाहरण है, जो सब अपना संपूर्ण का समाप्त कर लेती है, केवल एक ही बार में ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। इस तरह से संगठन और श्रम, देखो वर्तमान समय में उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, यानी कि अगर इतना सब मेहनत करके बहुत सारा गेहूं उत्पादन एमरी सब कर लेगा, ठीक ना। तो बोला है कि वर्तमान समय में कि सभी लोग उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, कि बहुत बड़े पैमाने बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन कर रहा है। और आधुनिक कारखानों में जटिल मशीनों द्वारा उत्पादन होता है, और आधुनिक कारखाना में बड़का बड़का मशीन लगा करके उत्पादन होता है, और वहाँ हजारों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। कोई फैक्ट्री लगता है बिस्कुट के तो बहुत लोग वहाँ पर ही रहता है काम करे वाला। हाँ चलो अब तू अपना पढ़ते रहो पढ़ा। अतः विभिन्न, एक लाइन से, अतः विभिन्न संसाधनों को एकत्र करने तथा उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। वस्तु जैसे उत्पादन के विभिन्न संसाधनों का सहयोग से उत्पादन प्रारंभ होता है, वैसे ही संगठन करने वाली व्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इस कार्य को अर्थशास्त्र में संगठन कहते हैं। यानी अगर कोई गेहूं उत्पादन हुआ, फिर कहाँ जाएगा, उत्पादन करने से पहले खाद बीज लाना होता है, सबको चलाने के लिए मेन चीज़ की जरूरत पड़ता है, जो सबको संगठित करे, जो सब एक जगह मिल जाए, या मार्केट समझ लो, तो उसको जरूरत पड़ती है। परंतु आधुनिक समय वस्तुओं का उत्पादन भविष्य की मांग के अनुमान पर होता है, कि कोई भी चीज़ कैला रुकेगा, लेखे अगर ज़्यादा दाम है तब रुकता है। इनकी अगर लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहा है कोई सामान तो वो लोग ज़्यादा करेगा। बस भविष्य में स्पष्ट सुनिश्चित होने के कारण भविष्य संबंधी हमारे अनुमान गलत सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी व्यवसायिक को जोखिम और अनिश्चितता में की मात्रा बहुत अधिक रहती है। जब तक इस जोखिम को उठाने वाला कोई व्यक्ति न हो तब तक उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। कि जैसे कि कभी कभी प्याज व्याज होता है तो कभी प्याज के दाम बहुत घट ही जाता है, ठीक ना। उत्पादन तक किया होगा, लगता है कि हमारी प्याज के दाम बहुत बढ़ेगा, तो रोप देते हैं तो दाम बहुत बढ़ेगा, तो कभी कभी घट ही जाता है, तो सरल बेचना पड़ेगा, यानी कि 1-2 रुपये बिकता है। तो ये बोला है, तो यही लिए उत्पादन का कार्य करने के आरंभ में उसको जोखिम उठाना पड़ता है। ये तो लोग कह देता है किसानों की, किसानियों को जुआ है, कहियो अच्छा से खेती होगा, कहियो न होगा, कहियो पैसा न मिलता है। तो इस तरह से लोग फिर भी जोखिम उठा करके काम करता है। किसी व्यवसाय में इस जोखिम का, व्यवसाय नहीं, क्योंकि बिजनेस, कोई भी बिजनेस ही अगर वो कर रहा है तो जोखिम उठाना ही पड़ता है, कि कभी कुछ होगा कभी न होगा। उद्यम कहते हैं जो व्यक्ति इस जोखिम को अनिश्चितता के सहन करता है, उद्यमी या साहसी कहा जाता है। कि एक उद्यमी उत्पादन में एकमात्र होता है कि कोई साल बहुत अच्छा होगा, कोई साल बहुत खराब हो जाता है। इनमें समन्वय स्थापित करने तक व्यवसाय को जोखिम को वहन करने का कार्य करता है। इस तरह से कुछ अर्थशास्त्री संगठन और उद्यम को उत्पादन का पृथक साधन मानते हैं। तो कुछ अर्थशास्त्री, देखो ये जो अर्थशास्त्र पढ़ेगा जिसके बारे में बहुत अच्छा से ज्ञान होगा, उस सबको अर्थशास्त्री कहा जाता है। कि कैसे दुनिया चलाना है, कैसे देश को चलाना है, कैसे पैसा आना चाहिए, किस तरह से। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार संगठन और उद्यम एक विशिष्ट प्रकार का श्रम है, जिसे आजकल मानवीय पूंजी की संज्ञा दी जाती है। यह मानवीय पूंजी की भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी से उचित समन्वय द्वारा उत्पादन प्रणाली को संगठित द्वारा क्रियाशील होती है। जिसमें से मानवीय पूंजी से हमारा अभिप्राय है व्यक्ति के उन निजी गुणों से जो उत्पादन मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है, कि मेरे पास क्या क्या करे के है, निजी पूंजी सब है। उत्पादन के कारकों का सापेक्षिक महत्व, कि उत्पादन करने में जे चीज़ की जरूरत पड़ रहा है उसका क्या क्या महत्व है।
यह कहना अत्यंत कठिन है कि उत्पादन के साधनों में कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, कि पहलू देख लिए है कि भूमि सबसे महत्व। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री श्रम को बहुत महत्व देंगे। जमीनी है, मेहनत न करेगा तो कुछ लोग श्रम को बहुत मानते हैं, क्योंकि भूमि निष्क्रिय और स्वयं उत्पादन नहीं करती बल्कि श्रम ही उत्पादन करता है। कहा जाता है कि किसान में हिम्मत होता है तो बंजर जमीन को भी चीर करके उसमें से सोना उगा सकता है, यानी कि गेहूं। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भूमि को श्रम का उत्पादन प्राथमिक और सर्वमान्य साधन कहा है। ये दोनों ही उत्पादन के सर्वथा आर्य साधन है। अब कुछ लोग कहा कि दोनों बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजी, संगठन या उद्यम का अपना पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भूमि तथा श्रम के पारस्परिक सहयोग द्वारा पूंजी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार संगठन और उद्यम भी एक विशिष्ट प्रकार का श्रम है। तो इसी तरह उद्यम जो था, जो संगठन बन रहा है, यह सब एक प्रकार का श्रम है। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों के अनुसार केवल भूमि और श्रम उत्पादन के मौलिक साधन है, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी और उद्गम उत्पादन का प्रमुख साधन है। भूमि और श्रम उत्पादन का मौलिक साधन है, तो इसलिए दोनों क्या बन गया, भूमि और श्रम मौलिक संसाधन हो गया है, जो बहुत वृद्धि लाई जा सकती है। अगर दोनों के पास, कोई के पास जमीन रहे और खूब मेहनत करेगा तो वो बहुत वृद्धि ला सकता है। परंतु वर्तमान में संगठन उत्पादन का एक अन्य आवश्यकता पड़ गया है। हमारी उत्पादन अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है तथा इसके संचालन के लिए विशेष ज्ञान, प्रबंधन, योग्यता, कौशल एवं दूरदृष्टता की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर कोई चीज़ को चलाना है तो उसको विशेष ज्ञान रहने के, कोई चीज़ खेती करने के ज्ञान रहना चाहिए, प्रबंधन योग्यता रहना चाहिए, कौशल या दूरदृष्टि, यानी कि उसको आगे समझ में आ जाने कि आगे का मौसम कैसा रहने वाला है। आधुनिक उत्पादन व्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति संगठन उद्यम करती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का सापेक्ष महत्व बताना अत्यंत कठिन है। वास्तव में उत्पादन के प्रत्येक साधन अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। उत्पादन कार्य सभी साधनों के पारस्परिक सहयोग से होता है तथा इनमें से किसी भी संसाधन की अपेक्षा नहीं हो सकती है, तो सब जरूरी है। वस्तुओं का वर्गीकरण, कि कोई भी सामान है तो उसको कैसे कैसे अलग किया गया। वस्तुएं कई प्रकार की होती है और एक अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन वस्तुओं के हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एगो उपभोग वस्तु तथा एगो उत्पादक। हम देखते हैं उपभोग और उत्पादक के, देखो ध्यान से। एगो हम लोग कभी, बस आप खत्म कर देंगे, रामपुर की इसी ये है उत्पादक के जरूरी है, फिर अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। तब बोला है उपभोग की वस्तु, एगो है उपभोग और एगो है उत्पाद। जिन प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है वो सब उपभोग कहलाता है, ठीक ना। कोई चीज है तू खा पी रहा था, तू उसका उपभोग कर रहा है, इसलिए तू उपभोक्ता कहलाए, ठीक। जैसे भोजन, बस, पुस्तक, इस तरह का क्या करता है, तू खर्चा कर रहा है तो तू इसका उपभोग कर रहा है, यानी भोग कर रहा है वस्तु का, तो तू उपभोक्ता कहलाएगा। तो उपभोग की वस्तु कौन कौन है, भोजन है, वस्त्र है, पुस्तक है, कलम, रेडियो आदि उपभोग की वस्तु जिसका हम लोग उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में करते हैं। खाना, कपड़ा, पुस्तक, कलम इत्यादि के जो वे वस्तु दो प्रकार की, अब में दो प्रकार के, एक एकल प्रयोग और गैर टिकाऊ वस्तु, और जिसको एगो टिकाऊ वस्तु। तो एगो टिकाऊ वस्तु है, एगो गैर टिकाऊ। खाद्य पेय पदार्थ इत्यादि उपभोग के गैर टिकाऊ है कि बस खाया बात खत्म हुआ ना, तो ऐसा गैर टिकाऊ है जिनका हमारी आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। कि एगो जो तेरा पास रोटी है, एक बार खाया, फिर रोटी बाहर निकाल कर खा सकता है, उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, एक ही बार। तो ये एकल प्रयोग या गैर टिका हुआ। जिसके विपरीत उसका मकान, अगर वो मकान बना लिया है, उसका उपभोग कर रहा है तो जिंदगी भर करता है, चाहे बहुत दिन तक। जैसे साइकिल लेगा तो 10-20 साल तक करता है। टेलीविजन, घड़ी टिकाऊ वस्तु में होता है कि लंबा का बार बार उपयोग कर सकता है, ठीक ना। तो ऐसा कथी, हाँ, कॉलम के भी कुछ लगा देंगे तो ऐसा टिकाऊ वस्तु है। आज ये एक बार उपयोग करते हैं वो गैर टिकाऊ। तो ये सब उपभोग के प्रकार। आ उत्पादक वस्तु उन वस्तुओं का होता है जिनका अधिक उत्पादन तथा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तू अपना घर में बार बार अचार बना रहा है और उसका बेच करके तू पैसा कमाएगा, तो ये तुम्हारा उत्पाद है। तो क्या उत्पाद करता है, तो अचार। इसी तरह पहले लोग अचार बनाता था, चटाई बीनता था, खिलौना बनाता था, अपना घर में कपड़ा का दौरी भी बना कर बेचता है, सूप बना कर बेचता है, चटाई। तो ये सब उत्पाद हुआ, ठीक, छोटा मोटा।
तो उत्पाद वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने की, जो किसके लिए बना रहा है, बेचने के लिए, जिससे वो पैसा कमाए। इस प्रकार की वस्तुएं अर्थव्यवस्था का उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। और उत्पादन वस्तुओं में भी गैर टिकाऊ और टिकाऊ होती है। जैसे कच्चा माल, खाद और बीज इत्यादि गैर टिकाऊ है। जैसे कच्चा माल कोई आज सिंघाड़ा बनाया तो वो आजे भर बिकेगा, कल बिकेगा नहीं ना बिकेगा, बेच देता है बस ये सब। अच्छा तब 2 दिन न, ठीक। जलेबी उलेबी जो चल रहा है, कोई भी चीज़, चाहे चाउमीन वाला बेच रहा है तो उसे क्या चलाएगा, उसे कच्चा माल हुआ, चाहे फल उल हुआ, तो ये सब जो सड़ उड़ जाएगा, सब्जी उब्जी आई के बाद बिहान ज़्यादा दिन ना चलेगा, मान लो 2-3 दिन। खाद बीज ये सब, तो जितना खाए वाला सामान, ये सब गैर टिकाऊ उत्पादन वस्तु है। और दूसरी ओर कोई मशीन बनाया तो बहुत दिन तक चलेगा, आज न बिकेगा तो अगले साल बिकेगा। उपकरण, कोई भी उपकरण, जैसे कलम बना रहा है, कॉपी किताब बना रहा है, तो आगे चले आदि टिकाऊ वस्तुएं का उत्पादन जो काफी समय तक उत्पादन कार्य में सहायता करती है। इस तरह से अब वर्गीकरण समझ लो, छुट्टी होगा। उपभोक्ता की वस्तु और उत्पादक की वस्तु। उपभोक्ता में भी 2 है, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। और फिर वस्तु उपभोक्ता में भी है गैर टिकाऊ और टिकाऊ। इतना समझ गया तो कौन सा क्या, रामपुर के कृषि क्षेत्र 5 बज के